हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सातवाहना डिनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी जिसके आसपास घूमते हैं बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे आपके डब्ल्यूबीसीएस है। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, सातवाहना डिनेस्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं एक ऐसी डिनेस्टी जिसने 450 ईयर्स तक, जी हाँ, 450 सालों तक भारत में राज किया है। ठीक है, आप मैप में देख ही रहे होंगे कि भारत का ये पूरा एरिया सातवाहना डायनेस्टी के अंडर में था। ये तब की बात है जब मॉडर्न डायनेस्टी अपने पतन पर चल रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। उसी टाइम पीरियड में शुंगा डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, ये सारी डेवलप होती है। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी ऑलरेडी मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, एक बार आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत ये सारी डायनेस्टी आ रही है। ये सारी डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो है, जब मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है उसके बाद का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर, जो स्कल्पचर्स हैं आपके पास, जो मूर्ति है, ठीक है, इतने सारे आपको सातवाहना डायनेस्टी से कनेक्टेड जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और ये सारे एविडेंसेस मिलते हैं जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, इतने ही काफी हैं जो सुबह वो सातवाहनों के बारे में काफी ज्यादा डिटेल बता देता है। ठीक है, तो सातवाहना डायनेस्टी आपकी मेनली 450 ईयर्स तक रहने वाली, और इसके जो कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें तो दो कैपिटल है जो ज्यादातर पॉपुलर होते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो पैठान, पेष्ठान, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, पैठान। और नंबर 2 पे आपका आता है अमरावती। ठीक है, अमरावती ये भी इसी के कैपिटल के अंतर्गत आता था, जिसे एक और नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, धरनी कोटा। ठीक है, धरनी कोटा। जी हाँ, तो आपका जो सदर्न स्टेट आप देखेंगे, डेक्कन की तरफ देखेंगे, सातवाहनों का रूल था डेक्कन एरिया में। ठीक है, मैप में भी नजर आ रहा है आपको। यहाँ के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में अगर हम बात करें तो काफी लंबी लिस्ट है, जिसमें सबसे पहला नाम इनके फाउंडर यानी सिमुका का आता है। सातवाहना डिनेस्टी के फाउंडर, ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट देखा है मैंने, चाहे आप जितने भी एग्जामिनेशन उठा लीजिए। ये बात और है कि भाई जो यूपीएससी लेवल है वहां ये सारे एग्जामिनेशन नहीं आएंगे, बट अगर आप मेन लिख रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का, और उसमें सातवाहना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा तो आपको फाउंडेशन देना पड़ता है ना। जो फाउंडेशन वर्क होता है वो इन क्लासेस में भी आपको कवर हो जाता है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन क्लास जिसे आप कह सकते हैं, उसके बाद के पॉइंट्स तो आपको हेल्प करती ही है। तो सिमुका, कान्हा सतकर्णी 1, सतकर्णी 2, गौतमी पुत्र शतकर्णी, जैसे ये नाम आएगा ऑटोमेटिकली आपके कान खड़े हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको एविडेंसेस मिलते हैं। वशिष्ठि पुत्र पुलमावी, शिवा स्कंदा, और विश्वसिम्हा पुलमावी, यजना श्रेय विश्वसिम्हा, स्कंद सतकर्णी, हरिसेना, श्री यजना सतकर्णी, मतलब बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है भाई। 450 सालों तक जो डिनेस्टी राज कर रही है, तो उसके रूलर्स तो बहुत सारे होंगे ही। ठीक है, अब इन रूलर्स की ज्यादातर जानकारी आपको मिलती है जो इनके लिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, बहुत सारी प्रशस्तियां लिखी गई हैं। ये दान भी बहुत देते थे, लैंड ग्रांट्स बहुत करते थे, स्तूपास के ऊपर इनके नाम है। तो ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही मिलती है, जिसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है सिमुका का। सिमुका जो है सातवाहनों के फाउंडर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में ना बहुत सारे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं, राजसूय यज्ञ भी किए। तो ये सारे हॉर्स सेक्रीफाइसेस जो हैं इन्होंने अपने टाइम पीरियड में किए हैं। तो दैट पीरियड वाज मार्क्ड विद रीजनल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत अच्छा, सब लोग मतलब खुश मिजाज वाले लोग उस समय हुआ करते होंगे, तभी तो सिमुका जो है वो इतने अच्छे से वहां पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर का नाम आता है गौतमी पुत्र शतकर्णी। अपनी माता जी के नाम पर जाने जाने वाले जो राजा हैं, इनका नाम बहुत फेमस है। बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है उनमें गौतमी पुत्र शतकर्णी का नाम आपको मिलेगा। इम्पोर्टेंस, एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इन्होंने शका, जो इन्वेजन हो रहा था, जो शक अटैक करते थे भारत पर, उसको सक्सेसफुली ये जो है
उनको खदेड़ने में इनका नाम जो है सबसे पहले आता है, ठीक है। इन्होंने रिस्टोर किया है सातवाहना पावर को और अपनी टेरिटरी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड भी किया है। इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को भी बहुत बढ़ावा दिया इनके टाइम पीरियड में, ठीक है। बहुत सारे स्तूपास बनाए गए, बहुत सारे केव्स जो है आर्किटेक्चर भी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने अपने एरिया को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया है, जो उनकी टेरिटरीज थी उसको काफी एक्सटेंड किया, और ट्रेड और कॉमर्स में इनका नाम बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनके सिक्के पर भी इनकी काफी ज्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह छपी होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? और बहुत सारे पॉइंट है सातवाहना से रिलेटेड, इतने सारे पॉइंट हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपके, कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग एमसीक्यू में भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब इनका फटाफट से एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, प्रशासन कैसा रहता होगा इनका। तो प्रशासन के लिए सबसे पहले जो इनके कॉइन्स हैं वो हमें इस बारे में जानकारी देते हैं, इंस्क्रिप्शन इनके बारे में जानकारी देती है, और लिटरेचर, ये बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसने हमारे को प्रचुर मात्रा में इनके टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये समझ में आता है कि मोनार्कियल था, भाई राजा वाजा तो थे, ये तो समझ में आ गया कि सेंट्रलाइज था, राजा जो थे उन्हीं का राज था, मोनार्चिकल चल रहा था सब कुछ। और जो किंग था वो हाईएस्ट ऑफिशियल होता होगा गवर्नमेंट का, और ऑफिस जो था वो हेरिडेटरी था, क्योंकि गौतमी पुत्र के बाद उनके पुत्र, उनके बेटे, ऐसे करके पूरा आपको जीन्स जो है इनके चले आ रहे हैं ना, पिता फिर पुत्र फिर उनके पुत्र। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेरिडेटरी ही तो मानेंगे ना, कि ये जो राजा चल रहे हैं, इनकी जो सरकार है वो हेरिडेटरी है। और इन्होंने कोई बड़े बड़े साउंडिंग टाइटल्स नहीं लिए, जैसे कि मगध के राजा लोगों ने लिया होता, समुद्रगुप्त गुप्ता राजाओं ने लिया होता, महाराज, अधिराज, और ये सारे जो पोस्ट टाइटल वगैरह थे, इनके राजाओं के आगे ऐसे कुछ टाइटल वाला हम लोगों को एविडेंस नहीं मिला। सिर्फ ये अपनी माता का नाम जो है अपने नाम के साथ जरूर जोड़ते थे, ठीक है। तो ये डिवाइन राइट्स में भी बिलीव नहीं करते थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये राजा के डिवाइन राइट्स पे बिलीव नहीं करते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये धर्मशास्त्र के हिसाब से चलाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इनका जो बेस, जो आधार था वो थे धर्मशास्त्र, ठीक है। धर्मशास्त्र के हिसाब से ही ये अपना शासन चलाया करते थे, ठीक है। और राजा अपने आप ही एक बैटल में कमांडर चीफ भी हुआ करते थे, जो भी बैटल होगा उसके मेन जो लीडर होंगे वो धर्मशास्त्र के हिसाब से राजा को होना चाहिए, तो उसी हिसाब से राजा ही फोर्सेस को कमांड करते थे। चलिए अब पढ़ते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में और थोड़ी चीजों को, जैसे इनके टाइम पीरियड में जो स्कल्पचर्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं, ठीक है। बहुत आपके जो वर्क देखेंगे वो बहुत डिफरेंट वर्क देखेंगे, और उसका हमें कैसे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन, सबसे पहला नाम तो नासिक इंस्क्रिप्शन का ही आएगा। उसके बाद नानी घाट का एक इंस्क्रिप्शन है, और एक काफी ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम आता है। अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात करें तो ब्राह्मी लैंग्वेज में ये सारे इंस्क्रिप्ट लिखे गए थे, ठीक है। ब्राह्मी लैंग्वेज में ही ये सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। नासिक केव इंस्क्रिप्शन जो है वो गौतमी जो है माता जी जो है इनके, गौतमी पुत्र शतकर्णी की, उनके द्वारा मेनली लिखा गया प्रशंसा जो था उनके बेटे के लिए, वो उसमें मतलब अपने बेटे की प्रशंसा करती हैं, और अपने बेटे को एक का एक का ब्राह्मणा के नाम से जानती है, ब्राह्मणा। तो उस समय जो मतलब इंस्क्रिप्शन में लिखा गया उसी हिसाब से अगर सोचे जाए तो ये माना जा सकता है कि सातवाहना ब्राह्मण थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्धास और जैनास के लिए बहुत सारे स्तूपास और केव्स बनवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन नाने घाट है। नाने घाट इंस्क्रिप्शन जो है वो गौतमी जो बालाश्री जो है उनके क्या नाम था, उनकी विडो थी ये, उनका नाम नैनिका, नैनिका सतकर्णी वन की विडो थी। यस, नाम याद रखना है इनका, ठीक है। सतकर्णी वन, इनकी विडो का नाम है नयनिका, ठीक है। मेरे नाम से भी, मेरे ध्यान से एकदम स्लिप हो गया था, बट ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाने घाट इंस्क्रिप्शन जो है इनके द्वारा लिखवाया गया अपने पति के लिए। इन्होंने बहुत सारे मेंशंस किए उनके इंसिस्टर्स के बारे में, रॉयल फैमिलीज के बारे में, और बहुत सारे जो वैदिक सेक्रीफाइसेस उनके टाइम पीरियड में हुए थे उसके बारे में। इसके अलावा आपको एक ओल्डेस्ट सातवाहना ईरा का इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो सांची का स्तूपा था ना, ये वाला सांची स्तूपा जो था, उसका जो मेन एंट्रेंस था वहां पर ऊपर में यहाँ पे
पिलर्स में कुछ इंस्क्राइब्ड करवाया गया है तो उसका हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी बातें? तो ये सारे इंस्क्रिप्शन जो है समझ में आ रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन का तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉइनेज की। तो सातवाहना के टाइम पीरियड के जो कॉइन्स थे बहुत बहुत फेमस थे, क्योंकि उसके फीचर्स क्या थे, एकदम जैसे इंडो ग्रीक किंग्स होते हैं उनके फीचर्स के साथ काफी मैच करते थे। और ये फर्स्ट इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने अपने तरीके के ही क्वाइन, अपने आप के क्वाइन चलाए, किसी और के चलते हुए क्वाइन को यूज नहीं किया, अपने क्वाइन खुद चलाए। और उसमें इन्हीं के राजा के पोर्ट्रे भी थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये किसी न किसी राजा के, मतलब ये शतकर्णी होंगे या पुलमावी, जो भी एक राजा है उनकी खुद की पिक्चर इसमें लगाई गई है। ठीक है, तो ये फीचर्स इंडो ग्रीक से काफी मिलता जुलता है इनका। और इन्होंने लेड के बहुत सारे सिक्के निकाले थे, लेड, कॉपर, प्रोटीन, इस तरफ के कॉइन निकाले थे। इसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर के कॉइन तो थे ही, बट ये टाइप के कॉइन जो है निकालने वाले, ये बहुत ही अद्भुत, मतलब इनकी एक खासियत थी। ठीक है, कॉइनेज जो सातवाहना की है। इससे ये तो समझ में आता है कि हाँ, ट्रेड काफी ज्यादा फ्लरिश होता होगा सातवाहना के अंडर में। अब अगर हम बात करें इनके आर्किटेक्चर के बारे में, तो ये कारले जो है, इसका नाम मैं सबसे पहले लूंगी, कारले। ठीक है, तो कारले चैतन्य एक ऐसा स्कल्पचर है जो कि मैग्निफिसेंट है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, इसकी लंबाई वगैरह देख रहे हैं, ये लगभग 124 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। और इसकी वाइडनेस जो है, चौड़ाई जो है, लगभग 46 फीट इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसके अलावा अमरावती स्तूप बहुत फेमस है। अमरावती स्तूप में कहा जाता है कि लगभग 90 फीट लंबा एक गौतम बुद्धा का स्टेचू भी था। ठीक है, अजंता पेंटिंग्स तो आप सब जानते हैं, जिसमें सातवाहना ने पैट्रोनाइज किया है केव नंबर 9 को और केव नंबर 10 को, मतलब सातवाहना डिनेस्टी से जुड़े हुए आपको वहां पर पेंटिंग्स मिलती हैं। स्तूपास का जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है वो अमरावती स्तूपास में नागार्जुन कुंडा स्तूपा था, जो कि बहुत बहुत फेमस था। ठीक है, इसके अलावा कन्हेरी के स्कल्पचर्स बहुत फेमस है। ठीक है, कन्हेरी के स्कल्पचर्स में भी आपको सातवाहना की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स की झलक मिलती है। ठीक है, इनका वर्क वाकई काबिल तारीफ है। अगर अब मैं इनके डिक्लाइन की बात करूं, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सातवाहना से रिलेटेड, जैसे कि उनकी जो बैटल्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें डिस्कस करना है। और मैं ये सोच रही हूँ ना कि इसके बाद सातवाहना से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेके आती हूँ आपके साथ, क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ में हम सातवाहना को और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अब फटाफट से एक बार इसके डिक्लाइन की तरफ दें, तो डिक्लाइन जब होता है तो इसके दो कारण नजर आ रहे हैं। एक तो फॉरेन इन्वेजन बहुत हो रहा था उस समय। ठीक है, और सातवाहना काफी लंबे पीरियड तक तो इन्होंने होल्ड बनाए रखा, बट जो लेटर रूलर्स थे वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई होगी, कि जो चैलेंजेस, तो बाहर से जो इन्वेजन आ रहे थे उनके चैलेंजेस को फेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि मोनार्चिकल से चल रहा था सिस्टम, आसपास के राजा, फिर उनके घर के नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा, ये सारी बातें बातें जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका था सातवाहना के डिक्लाइन होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साइमल्टेनियसली और भी तो जितने भी डिनेस्टीज थी, आसपास के राज्य थे, वो भी डेवलप कर रहे थे, तो इनके क्लैशेस भी आपस में बढ़ते जा रहे थे। तो सातवाहना का मोटा मोटा जितना ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको इस क्लास में क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में एक तो इसके आर्किटेक्चर का ना एक पूरा सेपरेट वीडियो भी बन जाए तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतना अच्छा वर्क है, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स है, मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेलिंग है, ये हमको एक सेपरेट क्लास में भी करनी चाहिए। तो लेकिन मैंने सोचा है कि इसके साथ मैं आपको एमसीक्यू जरूर करवाऊंगी सातवाहना से रिलेटेड। सारी जितनी क्लासेस होती जा रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि क्लासेस के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू दे दूँ आपको। तो सातवाहना का तो मैं इस वीडियो के बाद जरूर एक अपलोड करूंगी, तो आप ये क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, सातवाहना से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज, और विल मीट सून विद नेक्स्ट वीडियो विद इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ सातवाहना एमसीक्यू। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।